हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। अपन पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का लेक्चर नंबर 5। लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट होता है, उसके सराउंडिंग में एक ऐसे रीजन में एक फील्ड होता है जिसमें कोई अनदर चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों नेचर का हो सकता है। उसके बाद अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने एक होमवर्क छोड़ा था। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लाइन चार्ज की वजह से। लाइन चार्ज की वजह से ये वाला कॉपी के ऊपर चढ़ा देना। ई परपेंडिकुलर टू वायर क्या था, के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यस और नो। और डी डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू वायर, और ई था पैरेलल वाला कंपोनेंट आया था के लेमडा बाय डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। कॉपी के ऊपर चढ़ा दो। अगर वायर इनफाइनाइट होता था यानी कि लंबा लॉन्ग वायर तो थीटा 1 और थीटा 2 90, और जैसे 90 हो जाएगा तो 2 के लेमडा बाय डी आ जाएगा, 2 के लेमडा बाय डी आ जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। सेमी इनफाइनाइट होता था तो के लेमडा बाय डी इस डायरेक्शन में, के लेमडा बाय पैरेलल में, तो नेट आता था √2 के लेमडा बाय डी। बहुत बढ़िया। यहां तक अपन ये बातें कर चुके थे। होमवर्क पे आ जाता फटाक से। कई बच्चों ने होमवर्क नहीं किया होगा, आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हो। आप होमवर्क करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो चीजें बोल रहा हूं कॉपी के ऊपर लिख दो, फटाक से लिख दिया करो। रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प होगी। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, टेस्ट में पूछे जाएंगे, मेन एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, होमवर्क क्या था कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, उस पे लैम्बडा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी गिवन है। आपको पूछा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी रेडियस आर गिवन थी। रेडियस कितनी गिवन थी, आर। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता हूं कि थीटा पे जाओ, डी थीटा का छोटा सा आर्क लो। थीटा पे जाओ, डी थीटा का छोटा सा आर्क लिया। ये डी थीटा बहुत स्मॉल होता है, आपको विजिबल हो इसलिए मैंने थोड़ा एंगल बड़ा बनाया। यहां पे dq चार्ज आएगा। ये dq क्या होगा, लैम्बडा इनटू लेंथ, क्योंकि कल चार्ज डेंसिटी बताई थी ना, लैम्बडा होता है q बाय l, तो q कितना हो जाएगा, लैम्बडा इनटू l। ये होगा नहीं होगा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी। आपको आर्क क्या होता है, आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल। रेडियस इनटू एंगल कितना है, डी थीटा। एंगल कितना है, इसमें चार्ज जो भी होगा वो डी थीटा एंगल में, तो ये वाला हो गया लैम्बडा इनटू आर डी थीटा। तो आपको फटाक से dq मिल गया। अब इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम होगी, और ये वाली लाइन, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। बहुत बढ़िया। तो d कितना हो जाएगा, k dq बाय r स्क्वायर, और dq की वैल्यू मैंने वहां से पुट कर दी, लैम्बडा r d थीटा, तो ये हो गया k dq बाय r स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, de मिल गया, टोटल e निकालना है, फटाक से इंटीग्रेशन कर दो de। अरे ऐसे नहीं करते। रीजन, ये चीज गलत है। रीजन समझा रहा हूं, कल भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि जैसे आप एंगल बदलोगे, मान लो थीटा से कुछ एंगल और आपने नया एंगल बना लिया अल्फा, तो अल्फा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। अच्छा, अगर कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं करते। ये बात नोट्स में लिख लो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं करते। तो सर कैसे करेंगे, अब तरीका बताओ। इस डीई का कंपोनेंट ले लो, नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। इसको मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, डीई कॉस थीटा, और इसको मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, और ये वाला हो जाएगा आपका डीई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। तो 1 बाय 1 बाय सॉल्व करते हैं। थीटा की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 टू पाई। देखो यहां से आर्क स्टार्ट हो गए, पूरा पाई एंगल घूम रहा है। कितना एंगल घूमना पड़ता है, पाई एंगल, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई। ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 टू पाई। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ये वाली चीज रफ कर रहा हूं, आपको नोट्स में ऊपर वाली लाइन में लिख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला फील्ड सॉल्व करते हैं अपन, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई डीई की वैल्यू रखो फटाक से, k लैम्बडा बाय, एक आर ने एक आर को कैंसिल कर दिया, k लैम्बडा बाय r sin थीटा d थीटा। देखो k लैम्बडा बाय r कांस्टेंट है, 12 आ जाएगा। sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा, तो मैंने -12 ले लिया, k लैम्बडा बाय r cos थीटा।
और लिमिट लगती है 0 टू पाई। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखोगे तो cos पाई, बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बायो वाला तुम्हारे लिए हेल्प होगी। माइनस के लेमड़ा बाय आर, पहले रख दिया मैंने cos पाई, बीच में आएगा नेगेटिव साइन, फिर रखो लोअर लिमिट तो cos 0। cos पाई की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये -1 और ये भी -1, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस के लेमड़ा बाय आर, फटाक से देखो, और ये हो जाएगा -1 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 के लेमड़ा बाय आर। ये वाला वर्टिकल फील्ड कितना आ गया 2 के लेमड़ा बाय आर। अब मैं हॉरिजॉन्टल फील्ड निकालूंगा। हॉरिजॉन्टल फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीई cos थीटा, यस और नो, लिमिट 0 टू पाई। फटाक से डीई की वैल्यू रख दी मैंने, के लेमड़ा बाय आर कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin थीटा, के लेमड़ा बाय आर इंटीग्रेशन में आ गया sin थीटा 0 टू पाई। sin पाई भी 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका क्या मतलब समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं होगी, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब आपका आंसर सिर्फ ये होगा, ई एट सेंटर इक्वल टू हो जाएगा 2 के लेमड़ा बाय आर। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, देखो शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फटाक से कर लोगे। शॉर्ट ट्रिक, होमवर्क सेकंड करेंगे, पहले शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं फटाक से। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपको कोई आर्क दे रखा हो, ऐसा सेमी सर्कुलर लेना कोई जरूरी नहीं है, आपके पास कोई आर्क है ऐसा, अब देखो ये वाला, इस आर्क की रेडियस आर है, रेडियस कितनी है आर, और इस पे मान लो क्यू चार्ज गिवन है, और क्यू चार्ज गिवन, कैसा चार्ज गिवन है, क्यू चार्ज गिवन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके मिडल वाले पार्ट के डायरेक्शन में आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं सीधा लिख रहा हूं के क्यू बाय आर स्क्वायर, और मान लो इस आर का एंगल अल्फा है, आर का एंगल कितना है अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2, साइन में अल्फा बाय 2, नीचे भी अल्फा बाय 2। ये आपका सीधा शॉर्ट ट्रिक आंसर होगा। सर इसका प्रूफ बताओ, प्रूफ बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। ये क्यू है ना, ये क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बहुत जरूरी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। चलो ऐसा क्यों सर, मिडल में बता रहे हो मतलब चार्ज यूनिफॉर्म है। अब देखो इस फॉर्मूले का प्रूफ आप कर सकते हो, थीटा एंगल पे जाना, डी थीटा का आर्क लेना, मिडल में से तोड़ देना, फिर माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2 तक करके इसको सॉल्व किया जा सकता है, बहुत इजी है। अपन प्रूफ पे नहीं जाते हैं, अपना ये चीज देखो कि ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का प्रूफ आपको भी पता चल जाएगा कि ये वाला आपके पास पिछला वाला क्वेश्चन देखो, एक लाइन में आंसर दे रहा हूं, वन लाइन सॉल्यूशन, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस कितनी है आर है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो मान लो इस पूरे पे चार्ज Q है, पूरे पे चार्ज कितना है Q, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए K, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, साइन एंगल कितना पाई, तो साइन पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2, यस और नो, यस और नो। पर सर आपको तो क्यू गिवन नहीं था, आपको तो लैम्डा कूलम पर मीटर गिवन था। मैंने बोला ठीक है टेंशन मत ले, आगे चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू साइन पाई बाय 2 कितना, साइन 91 होता है। ठीक है, एक बात बताओ, इस पूरे आर्क पे मैंने क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया, तो लैम्डा क्या होता है क्यू अपॉन ये वाली लेंथ कितनी होगी पाई आर, क्योंकि टोटल होता है 2 पाई आर, तो उसका आधा कितना हो जाएगा पाई आर। क्या मैं क्यू अपॉन पाई आर को, क्यू अपॉन पाई आर को लैम्डा लिख सकता हूं, देखो यहां पाई आर स्क्वायर है तो एक आर नीचे रह जाएगा और आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर।
क्या सबको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? शॉर्ट ट्रिक तभी लगाना जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? बहुत जगह ये चीज मिस कर दी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, रीजन बता देता हूं। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अगर ये रेडियस r है और यहाँ पे लैम्बडा है, वो चेंज हो रहा है, लैम्बडा नॉट cos थीटा, तो एंगल बदलोगे तो डेंसिटी बदल जाएगी, तो इस फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा। इसलिए अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। चलो होमवर्क सेकंड करते हैं। सेकंड होमवर्क क्या बोल रहा है फटाक से सारे बच्चे? होमवर्क नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? होमवर्क नंबर सेकंड बोल रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है ऐसे करके, ऐसे इस ऊपर वाली पे पॉजिटिव 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 लैम्बडा खोलो, इस पे भी पॉजिटिव 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 लैम्बडा खोलो, इस पे नेगेटिव 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 और इस पे भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, एक बात बताता हूं, इसके सेंटर पे पूछा था। ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले टुकड़े की वजह से मैं वायर नंबर 1 2 3 4 दे देता हूं। ये वाला वायर 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है। इस वाले वायर 1 की वजह से आप सिर्फ इसको देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा 45 45। तो cos 45 माइनस cos 45 जीरो हो जाएगा। मतलब इस वायर के पैरेलल में कोई कंपोनेंट, सिर्फ इस वायर के परपेंडिकुलर में कंपोनेंट आएगा और वो होगा E1। कितना होगा? E1। ऐसे वैसे E2 की वजह से नीचे की तरफ सिर्फ आएगा परपेंडिकुलर में और E2। सिमेट्री की वजह से E1 और E2 दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? बहुत बढ़िया। अब वायर थर्ड की वजह से देखो, पैरेलल में परपेंडिकुलर आना चाहिए पर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आएगी, तो ये मान लिया E3। और E4 की वजह से भी नीचे की तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा E4। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। और इस परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? E परपेंडिकुलर होता है k लैम्बडा बाय d sin θ1 प्लस sin θ2। यस और नो? और सारे केस में ये वाला एंगल 45 है, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 45 डिग्री, करेक्ट। और ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी साइड की लेंथ कितनी दे रखी थी? l, तो l/2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 हो जाएगा। तो फटाक से मैं एक की वैल्यू लिख लेता हूं। E परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा k लैम्बडा बाय d की वैल्यू कितनी है? l/2। ओके, sin 45 प्लस sin 45, sin 45 होता 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2। 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2। ये √2 एक √2 से कट जाएगा तो ऊपर √2 बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2√2 k लैम्बडा बाय l। होगा नहीं होगा? ये लिख लिया। अब देखो मैं x डायरेक्शन को i कैप ले लेता हूं, इस डायरेक्शन को i कैप, तो ऊपर वाले डायरेक्शन y कैप को j कैप ले सकता हूं, y डायरेक्शन को j कैप, तो नीचे माइनस j कैप हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखोगे, वेक्टर लिख लेता हूं, उसके बाद रूट में कर देना है, ये वाले दोनों जोड़ देने 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4√2 k लैम्बडा बाय l i कैप माइनस 4√2 k लैम्बडा बाय l j कैप। अब क्या करो, ये कंपोनेंट मिल गया, ये कंपोनेंट मिल गया, आपको नेट चाहिए तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का रूट ले लो। ठीक है, आपका सॉल्यूशन आ गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। आपको जेई मेन का क्वेश्चन करा था 2019 का, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन करा। आपके पास एक वायर है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्म गिवन है प्लस क्यू। कितना गिवन है? प्लस क्यू। इससे आर नॉट डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? आर नॉट। यहां पर आप लैम्बडा कूलम पर मीटर भी मान सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है वो रियलिटी में बता देता हूं। ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू गिवन है, पॉजिटिव चार्ज कितना गिवन है? क्यू गिवन है। ठीक है, इसका मास कुछ m होगा। ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना है, ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना है। आर नॉट डिस्टेंस पे था, इसको मैंने t इक्वल टू 0 पे छोड़ दिया, रिलीज। मैं पकड़ के बैठा था, ये वाला वायर फिक्स है, मैंने इसको छोड़ दिया। सोचो ये पॉजिटिव चार्ज दूर भागेगा, दूर भागेगा नहीं भागेगा? बिल्कुल श्योर है। तो आपको बोला कि जब ये डिस्टेंस r हो जाएगी
तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो पोज करके। नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है, नीट में इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ठीक है, ढिंडोरा मत पीटना कि सर क्यों नहीं आया। देखो अब बताता हूं कि यहां से यहां तक मान लो ये आर डिस्टेंस पे पूछा है, मैं जाता हूं यहां से एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे जाके इस पे मैं फोर्स लिख लेता हूं। इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, तो फोर्स क्या हो जाता है, एक फोर्स चीज बता देता हूं आपको, फोर्स होता है Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये चीज भी पड़ी होगी। तो फोर्स हो गया आपका Q इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बढ़ाइए 2k लैम्बडा, क्योंकि लॉन्ग वायर दे रखा था, 2k लैम्बडा बाय x, कितने डिस्टेंस पे x इक्वल टू m इंटू ए। अब एक और चीज बताता हूं, क्या एक्सेलरेशन को dv बाय dt लिख सकता हूं, बिल्कुल, पर मेरे को तो पोजीशन पे r डिस्टेंस से पूछा है, ये नहीं पूछा t टाइम बाद क्या वेलोसिटी होगी, मेरे को बोला कि जब r डिस्टेंस हो जाए तब क्या वेलोसिटी हो जाए। तो अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई करूं और dx से डिवाइड करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। बहुत बढ़िया। अब देखो तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, v, देखो ये वाली वेलोसिटी बन गया v dv by dx। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv by dx, बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं होता। m इंटू, अब याद कर लो, v dv by dx, यस और नो, बहुत बढ़िया। अब क्या करता हूं, इसको आगे बढ़ाता हूं फर्दर, इस dx को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा 2kq लैम्बडा बाय मास इधर आ गया, और 1 अपॉन x dx इक्वल टू v dv, यस और नो। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ये वाला कांस्टेंट बाहर आ गया और इस साइड इंटीग्रेशन कर दो। इनिशियली 0 स्पीड थी, तो ये डिस्टेंस r0 थी, कितनी थी, r0। फाइनल स्पीड v हो जाती है, लिमिट कैसे पुट कर रहा हूं वो देखना, तो ये डिस्टेंस r बन जाती है, कितनी बन जाती है, r। और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है, याद रखना 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो ये हो जाएगा, इसको सम कांस्टेंट c मान लेता हूं, इसको सम कांस्टेंट क्या मान लेता हूं, c ln x, और लिमिट कहां से कहां तक, r0 से r तक, इक्वल टू v dv का हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट 0 है, तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो v स्क्वायर बाय 2 बचेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2c ln x रखो तो ln r माइनस ln r0, यस और नो। ये वीडियो की फ्रेम में है, आउट ऑफ फ्रेम जा रहा हूं, चलो फ्रेम में हो। अच्छा, तो यहां से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, तो v प्रोपोर्शनल पूछा था, ये तो सम कांस्टेंट है, v प्रोपोर्शनल हो जाएगा ln v स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा ln r अपॉन r0। ln की प्रॉपर्टी होती है ln m माइनस ln n होता है ln m अपॉन n। कुछ समझ में आया नहीं आया, ln x माइनस ln y को ln x अपॉन y लिखा जा सकता है, तो ऐसा लिख लिया। इसके बाद v प्रोपोर्शनल निकालना है, तो रूट ऑफ ln r अपॉन r0। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, जिसको आता है फटाक से कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं नीट में। चलो फिर इंटीग्रेशन इतना ना जाए, क्योंकि 1 मिनट में इक्वेशन सॉल्व करना होता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे तो फिजिक्स आसानी से हो जाएगी आपसे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन टफ रहता है नीट में, ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ टफ होते हैं। टफ की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अपन आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और प्रॉब्लम्स कराता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की और कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूं, और उस प्रॉब्लम्स के साथ साथ अपन चलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम। उससे पहले होमवर्क ले लो, थोड़ा होमवर्क ले लो, और होमवर्क बहुत अच्छा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। मैंने क्या किया, यहां से एक वायर लिया, ऐसा लॉन्ग वायर है, देखो एक मैंने यहां से एक वायर लिया, लॉन्ग वायर, ये वायर मैंने मोड़ दिया, इस वायर को मैंने मोड़ दिया, इस वायर को मैंने ऐसे बेंड कर दिया। कितने एंगल पे बेंड कर दिया, 37 डिग्री पे बेंड कर दिया। ये वायर इंफिनिटी से आ रहा है, ये पूरा वायर है, ये वाला पूरा वायर है, मैंने यहां से बेंड कर दिया, ये वाला पूरा वायर, इसको मैंने बेंड कर दिया इस एंगल पे, अभी भी इंफिनिटी तक जा रहा है।
आपको पूछा कि 5,0 पे 5,0 पे इस पॉइंट पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अब वेक्टर फॉर्म में बता दो, मैग्नीट्यूड कोई बड़ी बात नहीं है, फटाक से सारे बच्चे बताएंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, मैं इसको वायर 1 कंसीडर कर दूं, इसको वायर 2 कंसीडर कर दूं, बहुत बढ़िया। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर होगी। कितनी होगी? 5 मीटर। हुई नहीं हुई? हुई। अब समझो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो ये इसकी वजह से परपेंडिकुलर आएगा, पैरेलल आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्या होगी? तो फटाक से याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 हो जाएगी आपकी K लैम्बडा बाई डी, यानी कि K चार्ज डेंसिटी गिवन थी लैम्बडा कूलम पर मीटर, K लैम्बडा बाई डी की वैल्यू कितनी है? 5। डी की वैल्यू कितनी है? 5। K लैम्बडा बाई डी 5, K लैम्बडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देखो थीटा 1 0 है और थीटा 2 कितना है? 90, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका ये आ जाएगा आई कैप के साथ, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक क्या आ जाएगा आपका? एक नीचे वायर है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा कंपोनेंट, और उसकी वैल्यू हो जाएगी K लैम्बडा बाई डी। सर ये कैसे कर रहे हो आप? आपको याद हो सेमी इनफाइनाइट वायर मैंने पिछली बार ऐसे ऊपर रखा था, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आई थी, तो अगर मैंने वायर नीचे रख दूंगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगी, एक ऊपर आएगी, नीचे वाले टुकड़े की वजह से किधर आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। पिछली बार ऊपर लिया था, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। प्लस ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? सेम K लैम्बडा बाय सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से K लैम्बडा बाय 5 1 ही आएगा। cos थीटा 2 कितना? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहां पे देख थीटा 2 कितना है? 90, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। देखो आप ये सोच रहे थे माइनस आ जाएगा, फटाक से आपको डरना नहीं है, और ये आ जाएगा j कैप। क्या आ जाएगा? j कैप। उसके बाद ये वायर 1 की वजह से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर सेकंड वायर की वजह से क्या होगा? अब वायर सेकंड देखो, वायर सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है। ये वायर सेकंड ही तो मैन है, वायर सेकंड ही तो मैन है। फटाक से मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, आपको अच्छे से दिखे। इस वायर 1 से ये डिस्टेंस 5 मीटर नहीं लेना, ये डिस्टेंस 5 मीटर नहीं लेना, आपको इसके परपेंडिकुलर, इस मैंने क्या बोला था? वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो d होता है। बोला यस सर ये देखो परपेंडिकुलर, ये देखो क्या डाल दिया मैंने? परपेंडिकुलर। सोचो ये 90 है, ये 37 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 53 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 53 डिग्री। सबको विजिबल है? ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 53 डिग्री, ये अंदर वाला एंगल हो जाएगा आपका 53 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 53 डिग्री। बहुत बढ़िया। ये वाला एंगल 90 होना है, तो थीटा 2 हो गया 53 और थीटा 1 हो गया आपके पास 90 डिग्री। हुआ नहीं हुआ? अब समझने की कोशिश करते। इसकी वजह से, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो एक तो इधर की तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। आएगा नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाली चीज देखना, ये वाला एंगल 53 है तो ये वाला एंगल भी 53 हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका 37 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता जा रहा है। ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा क्योंकि बीच में 90 है नहीं है? ये वाला फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर फटाक से लिखो, k लैम्बडा बाय d, k लैम्बडा बाय d कितना? अब d देखो, ये वाला 5 है तो ये कितना हो जाएगा? अच्छे से देखो, ये वाला 5 है तो ये वाला हो जाएगा 5, ये होगा 5 cos 37, ये हो जाएगा 5 sin 37। तो 5 sin 37 का क्या मतलब? 5 sin 37 डिग्री। इस केस में वायर सेकंड के लिए d चेंज हो जाएगा क्योंकि d होता है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया।
इंटू साइन थीटा 1, थीटा 1 कितना 90, साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा 53 डिग्री, और साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। जिनको याद नहीं है सीखो, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। जिनको याद नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, साइन 37 होता है 3/5 और साइन 53 होता है 4/5। फटाक से सबको याद होनी चाहिए, जिनको याद नहीं होती मस्त रहो। मैं तरीका बता देता हूं, जैसे एंगल बढ़ेगा साइन की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो साइन 37 3/5, साइन 53 4/5, क्योंकि साइन 91 होता है और साइन 0 होता है। धीरे धीरे एंगल बढ़ता है, वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है और कॉस की वैल्यू घटती है, तो कॉस 37 4/5 होगा, क्योंकि 4/5 होता है वो 3/5 से बड़ा होता है। ठीक है, ये बातें आपको बता दी होगी। 1 + 4/5, बहुत बढ़िया। अगला वाला ये वाली चीज है, पर इसकी डायरेक्शन ये है ना, इसके भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। सर ये क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल समझ सकते हो कभी आए तो, नहीं तो जेई के लिए नीट के लिए स्किप कर सकते हो। ये क्वेश्चन नीट के लिए स्किप कर सकते हो। बच्चों में नीट और जेई को साथ में पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि नीट के लिए मैं अलग से क्लास स्टार्ट करूं, ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। आगे सोचेंगे ऑफलाइन में होता तो मैं ये चीज करता, पर ऑनलाइन में ये चीज नहीं हो पा रही है। के लैम्बडा बाय 5 sin 37 कितना होता है 3/5, तो 3 क्या 5 कैंसिल हो गया 3। 1 + 4/5 कितना हो जाएगा 9/5, हुआ नहीं हुआ? तो ये कैंसिल करो फटाक से, ये वाला हो जाएगा 3k लैम्बडा बाय 5, कितना हो गया 3k लैम्बडा बाय 5। ये डायरेक्शन ये आ गई, ये वाला E परपेंडिकुलर, क्या आया E परपेंडिकुलर। अब E पैरेलल निकाल लो सेकंड वायर की, सेकंड वायर के लिए E पैरेलल लिखने जा रहा हूं k लैम्बडा बाय d, और d तो वही रहेगा 3। 5 sin 37 कितना आया था 3, तो 3 हो गया। उसके बाद cos थीटा 2, cos 53, cos 53, cos थीटा 2, cos 53 होता है 3/5 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 1 cos 90, तो ये आपके आ गया k लैम्बडा बाय 5। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया k लैम्बडा बाय 5, और इसके डायरेक्शन ये होगी। अभी तो ये हुआ है, अब इन दोनों के भी कंपोनेंट लेके ऐड करने पड़ेंगे। चलो ये वाली चीज यहां तक नोट कर लो, सारे बच्चे समझ लो। ये वाली मैं दोनों चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, फटाक से मैं रफ कर रहा हूं, फटाक से नोट करो। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। चलो ये वाला चीज थोड़ी सी रफ करके फिर समझा रहा हूं। ये वाला कंपोनेंट आया ना, इसका एक आई कैप में लेना पड़ेगा और एक जे कैप में लेना पड़ेगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, कितना आया था 3k लैम्बडा बाय 5 आया था ना, तो ये हो जाएगा 3k लैम्बडा बाय 5 आया था, तो ये हो जाएगा 3k लैम्बडा बाय 5, 53 है ना, तो cos 53, cos 53 डिग्री, cos कितना 53 डिग्री आई कैप, और इसका एक नीचे की तरफ आ जाएगा 3k लैम्बडा बाय 5 साइन 53 डिग्री जे कैप। आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस जे कैप लिख लेना, डरने वाली बात नहीं है। अब इस कंपोनेंट को देखो, इसका एक इस डायरेक्शन में आएगा माइनस आई कैप में, और एक आ जाएगा माइनस जे कैप में। तो इस ई पैरेलल आया था अपना k लैम्बडा बाय 5, ई पैरेलल कितना आया था k लैम्बडा बाय 5, तो एक आ जाएगा k लैम्बडा बाय 5, ये वाला 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा k लैम्बडा बाय 5 साइन 37, साइन 37 जे कैप। यस और नो? बोला यस। और ये वाला एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस k लैम्बडा बाय 5 cos 37, और ये हो जाएगा माइनस का आई कैप, इसलिए माइनस लगा है। ठीक है, ये आया वायर सेकंड की वजह से। वायर फर्स्ट की वजह से आप पहले निकाल चुके हो, k लैम्बडा बाय 5 आई कैप प्लस k लैम्बडा बाय 5 जे कैप, तो टोटल जोड़ देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट p आ जाएगी k लैम्बडा बाय 5 आई कैप, यहां से क्या आ रहा है 3k लैम्बडा बाय 5 cos 53, cos 53 कितना होता है cos 53 4/5, ये 3/5, तो 3/5 आ जाएगा, तो जैसे 3/5 लिखोगे तो हो जाएगा 9k लैम्बडा बाय 25 आई कैप। इस वाली चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 9k लैम्बडा बाय 25 आई कैप। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये कितना है
cos 37 4/5 यानी कि -4k लैम्बडा बाय 25 आई कैप। ठीक है, ये आई कैप का काम तमाम हो गया, आई कैप का काम तमाम। अब जे कैप में बचा है प्लस पहले वाले वायर की वजह से थी k लैम्बडा बाय 5 जे कैप, और ये दोनों ऐड हो जाएगी। sin 53 होता 4/5, 4/5 तो ये हो जाएगा 4 3 12 यानी कि 12k लैम्बडा बाय 25 जे कैप। और ये वाला कितना हो जाएगा sin 37 3/5 यानी कि हो जाएगा -3k लैम्बडा बाय 25 जे कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो सकता है थोड़ा टफ लगा हो, लेकिन अब इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर आपसे कोई फंसा नहीं सकता। चलो बहुत बढ़िया, फटाक से सारे बच्चे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कुछ गलती हो जाए तो बता देना, हुई तो नहीं है, शायद कुछ वैल्यू में गलत हो जाए, टेंशन मत लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा? कॉन्सेप्ट। अब कुछ और प्रॉब्लम कराता हूं। नीट 2013 की प्रॉब्लम करा रहा हूं। नीट 2013 इसी साल 2013 में मैंने जेई करेक्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भी क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि आपके पास दो बॉल है, इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से बांध रखी है। ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन r गिवन है। कितना गिवन है? r। और ये वाली हाइट आपको y गिवन है। कितनी हाइट गिवन है? y गिवन है। अब क्या किया जाता है, इन दोनों पे चार्ज q है, दोनों का मास है कुछ। अब मैंने क्या किया, दोनों का मास m है, ग्रेविटी कंसीडर करना सब कुछ। मैंने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को बीच में से मिडल में से क्लैंप कर दिया। मिडल में से क्या कर दिया? क्लैंप कर दिया। मिडल में से क्लैंप कर दिया। इसका क्या मतलब, y/2 लेंथ पे जाके स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी। फिर से तो समझ में आया नहीं आया? ऐसे हो जाएगी। अच्छा, मिडल में से मैंने क्लैंप कर दिया तो ये नई वाली डिस्टेंस r' हो जाती है। नई वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती है? r'। देखो नीट में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, q m मास। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। बोला कि r' और r में क्या रिलेशन होगा, तो ये वाली लेंथ तो आपकी y/2 हो जाएगी, होगी नहीं होगी? ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी y/2। बहुत बढ़िया, तो r' और r में रिलेशन पूछा था, इजीली कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले बता रखा है कि मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल कितना है? थीटा। तो इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा और इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये वाला एंगल रिजल्टेंट फोर्स से डायरेक्शन में होना चाहिए, टेंशन को बैलेंस करने के लिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो मैं यहां से सीधा लिख रहा हूं tan थीटा क्या होगा? tan थीटा ये वाला फोर्स यहां लिख लो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस Fe अपॉन mg। होगा नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताऊं, इस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से tan थीटा क्या हो जाएगा? r/2 अपॉन y। इस वाले ट्रायंगल से ये टोटल r है तो आधा कितना हो जाएगा? r/2। तो tan थीटा को ये भी लिखा जा सकता है इस ट्रायंगल से r/2y। इक्वेशन नंबर 1, यस और नो? बोले यस। अब इससे देखो, मान लो ये एंगल अल्फा हो गया, मान लो ये एंगल कितना हो गया? अल्फा हो गया। तो फटाक से यहां से tan अल्फा अगेन लिख लूंगा, tan अल्फा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो चेंज हो गया, लेकिन ग्रेविटेशनल चेंज नहीं होगा। ग्रेविटेशनल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कितना हो जाएगा? r'/2 अपॉन y/2, r'/2 अपॉन y/2। इस ट्रायंगल से ये वाली लेंथ r/2 हो जाएगी, तो tan अल्फा ये तो लिखोगे ना। बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? k q1 q2 दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा? k q² अपॉन r' का स्क्वायर mg शुड बी इक्वल टू r' बाय y। 2 ने 2 को कट कर दिया, r' बाय y। और यहां से क्या आ जाएगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक k q² बाय r²। तो यहां से हो गया r² mg इक्वल टू r बाय 2y। यस और नो? हुआ नहीं हुआ? अब देखो, यहां से y की वैल्यू यहां पुट कर दो, इस जगह से y की वैल्यू यहां पुट कर दो। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फटाक से सॉल्व करो। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r³ mg, नीचे वाली चीज उस साइड गई, अपॉन 2kq²। यस और नो? ये वाली y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बहुत इजी इक्वेशन था, फटाक से कर सकते हो। इस y की वैल्यू यहां पुट करो, यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर, इस r डैश के स्क्वायर को उस साइड ले जाता हूं, mg को यहीं रहने देता हूं, तो ऊपर हो जाएगा r डैश का क्यूब, क्योंकि r डैश का स्क्वायर इस साइड लाया ना, और y की वैल्यू क्या है, r क्यूब mg, y की वैल्यू है r क्यूब mg अपॉन 2k क्यू स्क्वायर, तो 2k क्यू स्क्वायर ऊपर चला गया, देखो k क्यू स्क्वायर mg कैंसल हुआ नहीं हुआ, ये r क्यूब है ना उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा r डैश का क्यूब इक्वल टू r क्यूब, और 2 डिवाइड में चला गया r क्यूब बाई 2। पूछा था r डैश क्या होना चाहिए, तो r डैश होना चाहिए, दोनों साइड रूट ले लिया तो रूट में 3 आ जाएगा, कुछ समझ में आया नहीं आया, 1/3, 2 की पावर 1/3 को ऐसा लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1/3 को ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्लियर है कि नहीं है? ये क्वेश्चन था नीट 2013 का। चलो बहुत बढ़िया, फटाक से आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। अब प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी फटाफट 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 क्वेश्चन कर लोगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक छोटा सा होमवर्क ले लो, सारे बच्चे सॉल्व कर देना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो इस वाले पे नेगेटिव चार्ज है, हाफ पार्ट पे नेगेटिव है और दूसरे वाले हाफ पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे प्लस लैम्बडा है और यहां से इस साइड माइनस लैम्बडा है, तो इस सेंटर पे, और इसकी रेडियस r है, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सारे बच्चे कर लेंगे आराम से। शॉर्ट ट्रिक यूज करना, अब शॉर्ट ट्रिक यूज करना, इस पॉजिटिव की वजह से इधर हो जाएगा, इस नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन हो जाएगा, तो नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सारे बच्चे सॉल्व कर लेना, फटाक से मैंने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मेरे साल का क्वेश्चन दे देता हूं, जेई 2013 का, जब मैंने दिया था जेई 2013 का क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ l है, जिसकी लेंथ कितनी है l है, और इस पे चार्ज, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं, लैम्बडा कूलम पर मीटर। इस रॉड से d डिस्टेंस पे, हर कोचिंग में ये क्वेश्चन कराया जाता है, हर कोचिंग में ये क्वेश्चन कराया जाता है, d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एक बात बताओ, ये वाले चार्ज देखो, ये चार्ज लीनियर चार्ज है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, अगर पॉइंट चार्ज होता तो फटाक से k अपॉन ये लिख लेता, लेकिन इस लीनियर चार्ज की वजह से जब भी लीनियर चार्ज हो, तरीका सीखो, यहां से x डिस्टेंस जाओ, यहां पे फोर्स भी पूछ सकता हूं, x डिस्टेंस जाओ और dx टुकड़ा लो, कितना एलिमेंट लो, dx, इस dx में dq चार्ज आएगा, इस dx में dq चार्ज आएगा, और उस dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा इनटू लेंथ कितनी है, dx, ये आ गया लैम्बडा इनटू dx। इस dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा आएगा d, मान लो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है d, तो d को क्या लिख सकता हूं, k dq अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर, तो फटाक से d क्या हो जाएगा, k dq कितना, लैम्बडा इनटू dx अपॉन x स्क्वायर, यही तो हुआ, लैम्बडा इनटू dx अपॉन x स्क्वायर। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप धीरे धीरे इधर आओ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहती है, ये वाला चार्ज भी उधर ही डालेगा, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो सीधा इंटीग्रेट कर दो टोटल ई निकालने के लिए। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x कहां से स्टार्ट होता है, d से लगा के d प्लस l तक, देखो x की वैल्यू यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चार्ज यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, ये डिस्टेंस d है, तो d से लगा के d प्लस l तक, तो लिमिट लगा ली d से लगा के d प्लस l तक, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा, k लैम्बडा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। सर ये इंटीग्रेशन कैसे होता है, याद रखना x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और एक और चीज खास बात, n नॉट इक्वल टू माइनस 1, ये चीज ध्यान रखना, माइनस 1 होते ही आप माइनस 1 पुट करके देखना, जैसे ये माइनस 1 पुट करोगे 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, बहुत बढ़िया। तो n माइनस 1 नहीं होना चाहिए,
देखो x स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। एक चीज सिखा देता हूं, चलो एक बार कर देता हूं बायो वालों के लिए, अदरवाइज मैं इंटीग्रेशन नहीं करता। x की पावर -2 dx, यस और नो? x की पावर -2 को ऐसा लिख सकता हूं -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये सिंपली हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, तो इसका मतलब -1 अपॉन x हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब -1 अपॉन x। सबको समझ में आ गया? तो ये पार्ट था इंटीग्रेशन का। तो फटाक से k लैम्बडा और इसका हो जाएगा -1 अपॉन x, यस और नो? लिमिट क्या? d और ऊपर है d प्लस l। अब देखो माइनस को बाहर ले लो या फिर रहने दो, पहले अपर लिमिट रखो तो हो जाएगा -1 अपॉन d प्लस l, बीच में माइनस आएगा, एक और माइनस है तो प्लस बन जाएगा और 1 अपॉन d। दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया नहीं आया? कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप बेसिक से चलोगे, आपके पास कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं टिकेगा। चलो मैं रफ कर रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर पढ़ लिया, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में EF लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, रिंग की वजह से, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ऐसा लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यहां चीज ऐड कर देना, यूनिफॉर्मली, कैसे? एक समान, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ओके, आपके पास ये रिंग है, ये रिंग के ऊपर कुछ चार्ज गिवन है +q और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको बोलेगा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कॉमन सेंस से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। कॉमन सेंस से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज का टुकड़ा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डालेगा, सिमिलरली यहां का टुकड़ा सामने डाल देगा, आपस में कंपोनेंट बैलेंस हो जाएंगे और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये रिंग का कॉन्सेप्ट एक और चीज जरूर बताता हूं कि आपका अगर आपके पास पॉलीगन होता, कोई भी पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी गन होता, देखो अगर देखो ये रिंग जैसा तो है, क्यू 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 क्यू, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो तो उसके सेंटर पे फोर्स 0 होता है, फोर्स 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कभी कभी आप पॉलीगन को रिंग कंसीडर कर सकते हो। अगर आपके पास हेक्सागन होता, पेंटागन होता, स्क्वायर होता, कुछ भी होता, अगर ये स्क्वायर होता तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज अगर यूनिफॉर्म चार्ज है, सेम चार्ज है, क्यू 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 इक्वल चार्ज है, तो ये वाला क्यू इस पे इधर, ये वाला क्यू इस पे इधर, ऐसा करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन लेता हूं कि आपके पास एक रिंग है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास एक रिंग है, रिंग पे चार्ज क्यू है, बट मैंने यहां से छोटा सा लेंथ, ये वाला यहां से यहां तक, ये इसकी मैंने विड्थ दे दी, ये वाली लेंथ t दी थी, ये वाला मैंने कट करके फेंक दिया, ये वाला मैंने, ये टुकड़ा यहां पे नहीं है, इतना टुकड़ा नहीं है। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मान लो इसकी रेडियस r है, मान लो इसकी रेडियस कितनी है? r है, और इस पे टोटल चार्ज q है, इस पे टोटल चार्ज कितना है? q है। समझने की कोशिश करना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इतना पार्ट रिंग का नहीं है, इतना पार्ट रिंग का रिमूव है। ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट नहीं है t डिस्टेंस तक। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 तो नहीं होगी। तो एक बात बताता हूं, देखो ये वाली चीज देखना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला टुकड़ा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, बाकी सबकी वजह से तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टुकड़ा कैंसिल कर देगा, ये वाला सब कैंसिल कर देंगे, सिर्फ इतने वाले टुकड़े की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। अच्छा सर, इतने टुकड़े पे क्या बता दो? चार्ज बता दो। क्या बता दो? चार्ज बता दो। समझने की कोशिश करना कि क्यू चार्ज कितने पे? 2 पाई आर पे। क्यू चार्ज कितने पे? 2 पाई आर पे। 2 पाई आर पे क्यू चार्ज है, तो 1 पे कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 पाई आर। 1 पे कितना हो जाएगा?
Q अपॉन 2πr। समझने की कोशिश करना, 2πr पे Q चार्ज है तो 1 पे कितना हो जाएगा Q अपॉन 2πr। तो T लेंथ पे कितना हो जाएगा इंटू T, इंटू कितना हो जाएगा T, तो T लेंथ पे कितना हो जाएगा इंटू T। तो यहां का dq चार्ज निकाल लो। dq चार्ज क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा Q अपॉन 2πr इंटू T। इसी वाला चार्ज यूं समझो, यहाँ चार्ज नहीं है मतलब यही वाला चार्ज निकाल लिया आपने, इस चार्ज की वजह से इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली हो जाएगी kq स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2πr स्क्वायर। ये वाला तो हो गया यहां तक का 2πr स्क्वायर, 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन ये वाले डिस्टेंस कितनी है r स्क्वायर। कुछ समझ में आया नहीं आया, फटाक से सारे बच्चे नोट कर लेंगे। सिर्फ इस वाले थिकनेस का सामने वाला पार्ट ही तो फोर्स डाले, इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा। कुछ समझ में आया नहीं आया, बस इतने पार्ट का चार्ज निकाल लो और काम कर दो। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो नोट मत कर लो, टेंशन मत लो, फिर मैं इसको कभी समझा दूंगा। लीव कर दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई नहीं। सेंटर पे कितनी होगी 0 होगी, सेंटर पे कितनी होगी 0 होगी। अब क्वेश्चन बनता है कि अगर ये सेंटर की बात ना करो, ये रिंग है, रिंग मतलब बंगड़ी समझ सकते हो, लड़कियों गर्ल्स को फायदा होगा। अब बंगड़ी समझ जाओ, लड़के भी समझते हैं, नालायक बहुत खरीदी है तुम लोगों ने। हाँ तो ये रिंग है ना, इस रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, अगर रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो चलो, तो अगली हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of ring। अगली हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis, electric field on the axis of uniformly charged ring, electric field on the axis of uniformly charged ring। रिंग के एक्सिस पे बताना है। एक्सिस का क्या मतलब, ये मान लो गोल गोल रिंग है तो इसकी एक्सिस पे, आपके सामने आने वाली एक्सिस पे देखो, अगर मैं रिंग ऐसे बनाऊं तो समझ जाना ये रिंग इस प्लेन में। अच्छा, इस रिंग की रेडियस r गिवन है, रिंग की रेडियस कितनी गिवन है r गिवन है। यहां से x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखो इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस q गिवन है, मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज कितना गिवन है प्लस q गिवन है, ठीक है। अब इसकी वजह से इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। यूं समझो ये गोल गोल रिंग है, इस रिंग का ऊपर वाले टुकड़ा सिर्फ देखो, इस रिंग का अगर यहां मैं छोटा सा एलिमेंट लूं उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर की तरफ होगी। क्या नीचे भी एक छोटा सा टुकड़ा लूं तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, होगी नहीं होगी, फटाक से बताओ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल कितना है थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया है ना मैंने, यहाँ पे बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है, बहुत छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया, मान लो एलिमेंट कितना लिया डीएल लेंथ का, तो डी क्या हो जाएगी के इंटू यहाँ का छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा, मान लो डी क्यू है, के इंटू डी क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लो ये आर है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइथागोरस को याद करो, ये कैपिटल आर ये एक्स, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर हो जाएगा। के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन सर समझने की कोशिश करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक नीचे की तरफ हो जाएगा डीई साइन थीटा और एक इधर की तरफ हो जाएगा डीई कॉस थीटा। अब समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा तो उसका डी cos थीटा इधर आएगा और डी sin थीटा ऊपर आएगा। देखो ये ऊपर वाले कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, ऊपर वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा। अब समझो डी की वैल्यू रखो k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू रखो। इस ट्रायंगल को देखो, थीटा थोड़े चेंज हो रहा है, थीटा फिक्स है। अरे थीटा चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये रही बंगड़ी, मान लो ये रही बंगड़ी, इस बंगड़ी से ये वाला एंगल कभी चेंज नहीं हो रहा है, ये एंगल फिक्स है थीटा। ओहो
क्योंकि बंगड़ी की सरकमफ्रेंस पे घूमना है आपको। तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, तो बेस कितना एस एक्स और हाइपोटेनस कितना आर, तो cos थीटा हो जाएगा x अपॉन रूट ऑफ r की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो यहां से क्या आ जाएगा k, देखो x कांस्टेंट है क्योंकि x डिस्टेंस पे निकालना है, आपने फिक्स पॉइंट कर दिया, तो k x कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर 1 है और ये 1/2 है, तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, देखो छोटे छोटे चार्ज यहां पे समझो, डी क्यू 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 सभी टुकड़े मिल गए, कैपिटल क्यू बनेगा ना, अरे कैपिटल क्यू बनेगा ना, तो 0 to कैपिटल क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा k डी क्यू का कितना आ जाएगा q, तो k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कॉपी के ऊपर चढ़ा दो ये वाला फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रूफ किया है आप लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे और डायरेक्शन ऐसे अवे फ्रॉम, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड सेंटर, अदरवाइज अवे फ्रॉम सेंटर। फटाक से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे साथ याद करो, k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा मैं इसका एक और वेरिफिकेशन बताता हूं कि फॉर्मूला सही किया या गलत किया। अगर ये रिंग है, इस रिंग की एक्सिस पे बात कर रहा हूं, अगर रिंग की एक्सिस पे बात ना करूं और सेंटर पे बात करूं, कहां पे बात करूं सेंटर पे, तो सेंटर पे x 0 होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस सेंटर पे लिया है, तो x 0 होना चाहिए। यहां देख 0 पुट करके देख, जैसे ये 0 से पूरा मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और तेरे को अभी बताया था कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, मतलब ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अपने सही प्रूफ किया है। बहुत बढ़िया, तो फटाक से आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज लिख डालो, सारे बच्चे पोज करके प्रूफ कर लो, फटाक से सारे बच्चे प्रूफ कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाक से। फॉर्मूला क्या आया k q x अपॉन, फटाक से, ये आपके पास रिंग है, रिंग से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे भी याद है और तुम्हें याद हो जाए, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन देखो इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, अगर मैं इस साइड आता एक्स डिस्टेंस तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती और सेंटर पे 0 होती, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती 0 होती, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इधर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, इधर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। अगर मैं इसका कुछ ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका कुछ ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो जैसे जैसे x इंफिनिटी होता जाएगा, जैसे जैसे x इंफिनिटी होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को टच कर जाएगी, ऐसे ऐसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा, जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा, बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, बहुत दूर जाऊंगा, तो ये रिंग मेरे को एक पॉइंट चार्ज दिखेगा, क्या दिखेगा पॉइंट चार्ज। अगर मैं x इंफिनिटी को चला जाऊं तो रिंग बन जाएगा पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज से इंफिनिटी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। और वैसे फॉर्मूले से समझना हो तो वो भी समझ सकता है, पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे k q r स्क्वायर होता है, और r इंफिनिटी कर दोगे तो 1/इंफिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगी। अच्छा यहाँ भी 0, इस साइड भी 0, और इस साइड नेगेटिव में भी जाओगे इंफिनिटी पे तो भी 0, तो यहाँ पे पॉजिटिव कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, समझ लो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, समझने की कोशिश करना, ये 0 हो जाता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैक्सिमम कहां पे होती है ये चीजें बता देता हूं, r/√2 पे, और यहां पे मिनिमम होती है -r/√2 पे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू r/√2 पे, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी r/√2 पुट करके देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी r/√2 पे,
x इक्वल टू आर बाई रूट टू पे x इक्वल टू आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगा फटाक से k क्यू आर बाई रूट टू और आर स्क्वायर प्लस आर बाई रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू की ऑल पावर 3 बाई टू ऑल पावर 3 बाई टू रूट टू ऐसे रहेगा। तो फटाक से क्या आ गया k क्यू आर बाई रूट टू नीचे ले जाओ, यहां पे देखो 2r स्क्वायर और r स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर 3r स्क्वायर बाई टू की ऑल पावर 3 बाई टू। ऑल पावर 3 बाई टू का क्या मतलब, ऑल पावर 3 बाई टू का क्या मतलब, एक पूरी पावर और एक के बाद रूट, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हो गया k क्यू आर बाय, इसमें देखो नीचे आर क्यूब बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा रूट टू और ये वाला हो जाएगा 3 बाई टू इंटू रूट 3 बाई टू इंटू आर क्यूब। देखो आर क्यूब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया और ये हो गया आर स्क्वायर, कितना हो गया आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय रूट टू कैंसिल के क्यू, तो ऊपर चला गया टू के क्यू बाय 3 रूट 3 आर स्क्वायर, 2 के क्यू बाय 3 रूट 3 आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 2 के क्यू बाय 3 रूट 3 और ये 2 बाय 3 रूट 3 होता है 2 बाय 3 रूट 3, इसको सॉल्व करते तो 0.38 या 0.37 आता है। तो ऐसे मैं बता रहा हूं कैलकुलेटर से के क्यू बाय आर स्क्वायर, देखो मैंने कितनी खटाखट में कैलकुलेशन कर दी, 2 बाय 3 रूट 3 0.38 होता है, कितना होता है चेक कर लेना एक बार, हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन ये वाला आंसर सही, ये मैंने फटाक से कैलकुलेशन की तो 0.38 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है आज, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 3 बाई 2 आपको दिमाग में रहना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया सर, इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ याद रखना। सर ये r बाई रूट टू पे मैक्सिमम क्यों होता है, कैसे पता चला, इसको डिफरेंशिएट किया था। कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो डी बाई डी एक्स को 0 कर दो, इसको मैंने डिफरेंशिएट करके 0 किया था। इससे मेरे को फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, फॉर मैक्सिमम ये किया था, आपको करना नहीं है, फिर भी x की वैल्यू आती है r बाई रूट टू, एक्स की वैल्यू आती है प्लस माइनस r बाई रूट टू, प्लस r बाई रूट टू पे मैक्सिमम होता है और माइनस r बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होता है। और ग्राफ कुछ देख लेना, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, समझ में आया नहीं आया, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और x का ग्राफ। तो ये छोटा सा ग्राफ कॉपी के ऊपर बना लो, छोटा सा ग्राफ कॉपी के ऊपर बना लो और ये वाली डिस्टेंस r बाई रूट टू लिख लो, कितने लिख लो r बाई रूट टू। बहुत बढ़िया, ये चीज रफ कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बता सकते हो, बिल्कुल। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपकी ये रिंग है, इस पे क्यू चार्ज है और ये फिक्स है। रिंग क्या है, फिक्स। रिंग रेडियस आर है, इस रिंग की रेडियस कितनी है, आर है। इससे h हाइट पे, कितनी हाइट पे, h हाइट पे, यहां पे m मास और q चार्ज, कितना चार्ज, q चार्ज। ये m मास और q चार्ज इक्विलिब्रियम में, किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो h की या फिर q की वैल्यू बताओ, तो फिर q की वैल्यू बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहां पे क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स निकालना हो तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर देना, तो Q इनटू E ऊपर आ जाएगा और नीचे की तरफ mg आ जाएगा, दोनों को बैलेंस करा देना। QE बराबर mg, क्या हो जाएगा, mg। मान लो ये r हाइट पे, h की बजाय मैं r ले लूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो फटाक से Q इनटू E, अब इलेक्ट्रिक फील्ड याद होनी चाहिए रिंग की वजह से, क्या होगा, KQX, x की वैल्यू क्या है, r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। आपको पूछा था चार्ज कितना होना चाहिए, इक्वल टू m इंटू जी, इक्वल टू m इंटू जी। फटाक से यहां से r कितना आ गया, q इंटू के क्यू आर डिवाइड बाय r की पावर 2 आर स्क्वायर, यानी कि 2 रूट 2 r क्यूब, क्या हो गया, r क्यूब।
एक आर ने एक आर को कैंसिल कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया mg। तो यहां से आपको स्मॉल q की वैल्यू मिल गई फटाक से। स्मॉल q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, k q डिवाइड में चला जाएगा 2√2 r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2√2 r स्क्वायर अपॉन इंटू mg अपॉन क्या आ जाएगा k q। ये q की वैल्यू होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपके पास रिंग है, उसके ऊपर लग लिया कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये ऐसे रिंग ऐसे, बंगड़ी समझते हो तो बंगड़ी, उस बंगड़ी को मैंने ऐसा होल्ड कर दिया और उसके सेंटर से ऊपर मैंने r हाइट पे, r रेडियस है और r हाइट पे, कुछ समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। तो ये इक्विलिब्रियम में, किसमें है, इक्विलिब्रियम में, मतलब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स इक्वल होगा। ऊपर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी पढ़ा है तो मैंने फटाक से q इनटू e रख दिया, इक्वल टू mg हो गया। यहां से स्मॉल q की वैल्यू पूछी थी कि q की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो आपने q की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को नोट हो गया होगा, सारे बच्चे फटाक से लिख डालेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क पढ़ेंगे, रिंग नहीं डिस्क, प्लेट समझते हो ना। चलो लाइक करना मत भूलना और नोट्स बनाते रहना बच्चों, वरना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम में आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। चलो बाय।